आवाज कैसे आएगी? आवाज आ रही है? वो जो आवाज प्ले चल रहा है उसे फोन करो तो छोटा स्क्रीन दिखाई पड़ रही है सर, आवाज आ रही है? नहीं मैम। या मैम स्क्रीन भी दिखाई पड़ रही है, आवाज भी आ रही है। हमसे ही सृष्टि सारी, सोचो कैसी हो ये धरती जो ना हो जग में नारी। हमको आने दो दुनिया में हमसे ही सृष्टि सारी, सोचो कैसी हो ये धरती जो ना हो जग में नारी। हम है शीतल हम है कोमल पर ना समझो हम है अबल, वक्त पड़े तो चट्टानों को भी कर देते हम घायल। हम है दुर्गा हम है काली, हम है दुर्गा हम है काली, साहस और विश्वास हम अग्नि लक्ष्मी सरस्वती हम, प्रेम और एहसास हम है शक्ति हम है शक्ति हम है शक्ति हम है शक्ति। प्राचार्य सर से आग्रह करूंगी सर, अभी तक मैम नहीं जुटी हैं। को मैं देख रहा हूँ, पता नहीं क्यों अभी जोड़ नहीं पाई हैं। जी मैं जी फिर सर। बात करता हूँ उनसे जी। अच्छा ठीक है सर। आज के हमारे कार्यक्रम की हमारी मुख्य वक्ता डॉक्टर सविता भारद्वाज मैम, जो कि राजकीय महिला महाविद्यालय की प्राचार्य हैं। मैम हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं प्राचार्य सर से कहूंगी कि सर आप उनका स्वागत करिए। हमारे लिए अत्यंत हर्ष और उल्लास का यह विषय है कि अपने पूर्ववर्ती स्थान जहां पर मैं कार्यरत था, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर, जहां की आप प्राचार्य रह चुकी हैं, और आपके दिशा निर्देश के अंतर्गत, आपके सुझाव के अंतर्गत, आपके कार्य करने की शैली को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासनिक कार्य कैसे निपटाया जाता है, कैसे प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन किया जाता है, मैंने अपने पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सविता भारद्वाज जी, जिनको मैं अपनी बड़ी बहन मानता हूं, मेरी बड़ी बहन जैसा उन्होंने मेरे साथ हमेशा अपना स्नेह दिया है, और अत्यंत हर्ष का विषय है कि मैं इस महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में इस वेबिनार के माध्यम से मैं उनका स्वागत कर रहा हूं। उनके प्रति अपने कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए उन्हें पुनः नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। डॉक्टर सविता भारद्वाज जी
दर्शन शास्त्र की विदुषी प्राध्यापिका रही हैं। मेरे समझ से राजकीय महाविद्यालय के जितने भी प्राध्यापक हैं, उन सारे प्राध्यापकों में से श्रेष्ठ प्राध्यापक के रूप में जिनकी गिनती होगी, उनमें से कम प्रथम स्थान पर मेरे समझ से उनका स्थान है। जितनी अच्छी वो विदुषी हैं, उतनी ही प्रभावी उनकी अभिव्यक्ति भी है, बोलने का, अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करने का, और बड़े सलीके तरीके से उसे सुसज्जित करने का ढंग मैंने अभी भी किसी महिला प्राध्यापक में मैंने नहीं पाया है। इसलिए उनके इस विद्वत चरणों का मैं पुनः इस वेबिनार के माध्यम से चरण स्पर्श करता हूं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कि अपने व्यस्ततम समय में से उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला है और हमारे इस वेबिनार में हमारी छात्र छात्राओं को मिशन शक्ति की अवधारणा के बारे में वह अपने विचारों को व्यक्त करेंगी। मैं चाहूंगा डॉक्टर रश्मि सिंह जी से कि वह कार्यक्रम का संचालन करते हुए उन्हें इस कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करने हेतु आमंत्रित करें। डॉक्टर रश्मि सिंह जी। जी सर, पहले तो मैम को सादर प्रणाम। मैम का आशीर्वाद मुझे उनके साथ काम करते हुए भी मिला हुआ है। और जैसा सर ने ही बताया कि मैम सिर्फ ज्ञान कौशल नहीं, प्रशासनिक क्षमता भी उनकी इतनी अच्छी है कि शायद सभी के लिए सीख देने लायक है। तो आज के इस कार्यक्रम में महिला शक्ति के जो कार्यक्रम आज चल रहा है मिशन शक्ति का, उसमें मैम से अच्छा एग्जाम्पल कोई हो नहीं सकता। तो मैम आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और मैं आग्रह करती हूँ मैम कि आप हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनको भी अपना आशीर्वचन दें। मैम को स्क्रीन कैसे आएगा? वो बोलेंगे तो आ जाएगा। मैम अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। लैपटॉप से जोड़ दिया था। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही क्योंकि अभी माइक अनम्यूट नहीं हुआ है मैम। रश्मि, मेरी आवाज जा रही है आप तक? हाँ, अब आ रही है। अब बता। अच्छा ठीक है जी जी जी। रश्मि, जो लोग इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, आप कृपया उनको जो है म्यूट कर दें, तो मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रख पाऊंगी। सारे लोग म्यूट है मैम। अच्छा, बहुत बहुत मैं धन्यवाद। खुद को भी कर लेती हूँ मैम। नहीं, ऐसे आप तो समारोह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालगंज मिर्जापुर के यशस्वी सहृदयी प्राचार्य मेरे अनुज डॉक्टर शशिकांत सुमंत पांडे जी इस समारोह की भूमिका में मेरी बहुत प्यारी विदुषी वैज्ञानिक बहन डॉक्टर रश्मि जी, इस वेबिनार में महाविद्यालय परिवार के सारस्वत बंधुजन और इसमें आज संवाद के लिए उपस्थित हमारे बहुत प्यारे बच्चों, छात्र और छात्राओं, मैं अभिभूत हूँ आपके प्राचार्य के द्वारा किए गए अपने अभिनंदन से, और वहीं से अपनी बात रखूंगी मैं कि हमारी शक्ति
और सशक्त कैसे होगी, हम अपने आप को और मजबूत कैसे बना पाएंगे, तो हमारे सवाल का उत्तर यहीं से निकल आता है कि अगर हमारा भाई हमारे प्रति ऐसा स्नेहिल अनुराग रखने वाला हमारे पास एक भाई होगा तो हम अपने आप में सशक्त होंगे। तो इस लिहाज से मैं सच में अपने आप को सौभाग्यशाली, सशक्त और बहुत बड़ी बड़ी बातें आप लोगों ने मेरे बारे में कही, बच्चे सुन रहे हैं, इतना डिजर्व नहीं करती हूँ मैं कि बस जो भी ईश्वर ने मुझे दिया है आदेश, मैं उसका परिपालन कर रही हूँ। अब रही बात मिशन शक्ति के संबंध में आपसे कुछ संवाद करने की, तो यहाँ बच्चे और बच्चियाँ दोनों हैं। अभी मैं कुछ दिनों से एक सोशल नेटवर्किंग साइट पे एक देख रही हूँ, लगातार ये सूचना आ रही है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय की एक लाइब्रेरियन जो है वो भूखमरी का शिकार होके सड़क पर भीख मांग रही है। लेकिन भीख मांगने के साथ साथ और फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रही है। आप लोगों ने भी इसको देखा होगा, अखबारों में तो नहीं आई सूचना है, लेकिन इसको देखा और पढ़ा। लेकिन हमारी सरकारें संवेदनशील है, तुरंत उस तक राहत पहुंची है। पर वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली जो सड़क पर बैठ करके भीख मांग रही है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण और महती दायित्व निर्वहन कर रही है। उसका छोटा सा 4 साल का बालक है जिसको वह इस घटना का जिक्र इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हमारी जो शक्ति है वो अपने आप में नर के मुकाबले में ज़्यादा है। तभी तो कहा गया है कि नहीं दो मात्राएं नर से भारी नारी। और विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि स्त्री के पास धैर्य, सहन शक्ति और आंतरिक शक्ति, आत्मिक शक्ति पुरुष के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है। तो हम सशक्त हैं। हमको सबसे पहले ये पहचानना होगा कि हमारी आत्मिक शक्ति, हमारी आंतरिक शक्ति के ऊपर जो धूल पड़ रही है उसको छांट करके हम कैसे आगे बढ़ें। और स्थिति आप देखिए कि जो इतनी पढ़ी लिखी और विदुषी बहन है हमारी, वो वहाँ तक पहुँच गई, लेकिन पहुँचने के बाद भी उसने जिंदगी से हिम्मत नहीं हारी। तो औरत के लिए 2 लाइन का एक शेर जरूर पढ़ना चाहूँगी यहाँ कि लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, हमने उस हाल में जीने की कसम खाई है। स्त्री जीवन जो है वो सच में बहुत लंबे समय तक, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमारे शास्त्रीय लोग आजकल बिना पढ़े शास्त्रों पर आरोपण करने लगे हैं, ये उचित नहीं है। पूरा ये आप 9 दिन देखिए, हम शक्ति के आराधक हैं और हम शक्ति की उपासना कर रहे हैं और देवी पूजक हैं, महिलाओं की पूजा कर रहे हैं, स्त्रियों की पूजा करके स्वयं को शक्ति मांग रहे हैं, सशक्त होने की कामना कर रहे हैं। तो कहाँ स्त्री को शास्त्र ने कहीं उसको अशक्त निशक्त नहीं किया है। हमको अच्छी तरह से हम अपने मूल से जो है अवच्छिन्न होने लगे हैं, इसलिए हमको लगा कि ये सारे विसंगतियां हमारे जीवन में आने लगी हैं। आप देखिए आर्ष साहित्य में वो एक श्लोक आया है वैदिक साहित्य में, उसमें एक स्त्री कहती है अहम केतुरहम मूर्धा अहम उग्रा विवाचनी। मैं इसका अर्थ भी बताऊंगी। ममे दनु क्रतुम सेहा नाय चरेत, मैं ध्वज वाहिका हूँ। एक औरत बोल रही है, वैदिक समाज की एक औरत बोल रही है मैं ध्वज वाहिका हूँ। ध्वज लेके कौन चलता है? सेनापति चलता है। तो वह समाज में कितनी शीर्षस्थ रही होगी, तभी तो वह ध्वज वाहिका हुई। और कैसी है, मैं मूर्धन्य हूँ। मूर्धन्यता बच्चों कहाँ से आती है? मूर्धन्यता वैदुष्य से आती है, विद्वता से आती है, हस्त कौशल से आती है, शिल्प से आती है, विभिन्न प्रकार की कलाओं से अगर कोई श्रेष्ठ होता है तो आती है। तो मूर्धन्य कहा जाता है। ये नहीं है कि सिर्फ विद्वता जो है शास्त्र या सब्जेक्ट की होती है। आप देखिए बहुत से हमारे संगीतकार हैं, गीतकार हैं, उनको मूर्धन्य स्थान प्राप्त है। उच्च जो हमारे यहाँ के पद्म पुरस्कार हैं वो प्राप्त करते हैं। तो स्त्री की जो ये है का जो ये कथ्य है कि मैं मूर्धन्य हूँ, यह उसकी मूर्धन्यता, उसकी शक्ति को, इस बात को
इस मंच पे कहना मुझे इसलिए ज़रूरी हो गया है कि हमारे बच्चे अपनी परंपराओं से थोड़ा सा भटक करके अपने परंपराओं पर उंगली उठाने लगे। हमारी परंपराएं बड़ी स्वस्थ और पुष्ट रही हैं। तो मूर्धा औरतों को बोलने नहीं दिया गया। एक औरत कह रही है मैं उग्र वक्ता, प्रखर वक्ता हूँ। तो अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न होती तो वैदिक समाज की स्त्री जो है वह स्वयं को क्या उग्रा विवाचिनी कह सकती थी? नहीं कह सकती थी। कोई भी बात जैसे मेरे पास कितना समय है रश्मि? मुझे कितना समय दिया है रश्मि आपने? मैम आपका आशीर्वाद जितना ज्यादा मिले उतना ही अच्छा हम लोग के लिए, इसलिए समय की कोई बाध्यता नहीं है मैम। ठीक है, तो मैं अपनी बात को विस्तार से। फिर वो कहती है ममे दनु क्रतुम सेहानाय उपाचरेत। अब वो समाज में मूर्धन्य है, उग्र है, ध्वज वाहिका है बाहर कार्य क्षेत्र में, लेकिन परिवार में वो क्या कहती है कि ममे दनु क्रतुम सेहानाय उपाचरेत। मेरा जो पति है वह मेरे समान मेरे मन के समान आचरण करता है। यह हिंदुस्तान की औरत है, यह हिंदुस्तान की स्त्री शक्ति है, मातृशक्ति है, जो आभ्यंतर बाहर भी और अंतर भी दोनों में संतुलन साधने की कला में माहिर है। ऐसा नहीं है कि उसने अपने परिवार को, उसके घर में चूल्हा नहीं जला, उसके बच्चे भूखे रहे, ऐसा नहीं है। वो पूरे परिवार को, एक भरे पूरे परिवार को, एक ज्वाइंट फैमिली को लेकर के वह चलती है और अपने ससुर की दवाई, चश्मा, अखबार, पानी सब कुछ रख करके, छड़ी उनके पास रख करके दौड़ती हुई दफ्तर पहुंचती है। हिंदुस्तान की नारी है और इसके बाहर उसको आज़ादी नहीं चाहिए। अभी इससे पहले एक डिबेट हो रहा था, उसमें एक सवाल आया था कि औरत ने स्वतंत्रता चाहिए तो उसकी सुरक्षा छीन गई। नहीं, ये सवाल अपने आप में बेमानी है कि स्वतंत्रता पर रोक कहाँ है? किस बात की स्वतंत्रता को, किस तरह की से स्वतंत्रता को कहीं बाधित नहीं किया गया है। न तो हमारे शास्त्र ने बाधित किया है, न तो हमारे संविधान ने बाधित किया है। दोनों को समानता का दर्जा मिला हुआ, तो स्वतंत्रता बाधित नहीं हुई। स्वतंत्रता हमारी मानसिकताओं ने बाधित किया है, और उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पुरुष को दोषी ठहरा सकेंगे, बिल्कुल नहीं। अब ये बात तो आर्ष साहित्य की स्त्री कह रही है, उसके बाद कालांतर में बहुत सी परंपराएं चली, धीरे धीरे आप देखिए बौद्ध काल आया, बौद्ध युग में भी बहुत सी महिलाएं जो हैं साध्वी हुई और बहुत बड़े बड़े मंत्रों की रचना की। काफी विस्तार हो जाएगा, इसलिए उस पर चर्चा नहीं करूंगी, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये एक स्त्री, भारतीय स्त्री की शक्ति का, भारतीय स्त्री के स्वस्थ, संतुलित और बेहतरीन जीवन का सबसे अच्छा उदाहरण ये हो सकता है कि वह सशक्त औरत बाहर भी सशक्त है और घर में भी उसने अपने पति को मनोनुकूल कर लिया है। अब पति को मनोनुकूल क्या आदमी दंड के माध्यम से करता है? नहीं, उसके अनुरूप, उसकी खुशी के लिए जी करके उसको अनुरूप कर लेता है, और जब वो अपने अनुरूप हो जाता है तो एक जीवन जो है, आदर्श जीवन जीने की शुरुआत होती है। तो शक्ति की जो वो है, क्या कहते हैं, शक्ति की जो खोज हमारी चल रही है, वो खोज कहाँ से शुरू होती है? घर से शुरू होती है। घर में औरत को सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब कहाँ सोचना होगा हमें कि हम सशक्त कैसे हों। तो इस सशक्तिकरण की तलाश में हम दोनों का, भाई बहन, माता पिता, दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। अब जब हमारी ये सोच, पहले ज़माने में बीच में जब ये मुगल आए तो कालांतर में मध्य युग में थोड़ा नारियों के साथ भेद विभेद होने लगा था, और वो भी विवश होकर के स्त्रियों को पर्दे में रखा गया। तो उनके पर्दे में रखने के साथ साथ उनके पोषण की भी दिक्कतें आने लगी कि ठीक है, जब घर में ही रहना है तो तुम अच्छा अच्छा खा के क्या करोगी।
और इससे स्त्री स्वास्थ्य बहुत लंबे समय तक प्रभावित हुआ। तो मैं समझती हूँ कि शक्ति, अगर आपको सशक्त होना है और मिशन शक्ति के पूरे मूल को देखें तो आप देखिए कि कितनी सोच समझ के हमारी सरकार ने इस अभियान को चलाया है। स्त्री के सांगोपांग विकास के लिए इस मिशन की शुरुआत हुई है। तो जब आप स्वस्थ सशक्त कैसे होंगे? जब आप शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक, ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक नहीं होता, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। आप बहुत बलिष्ठ हो जाते हैं और अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं, अस्वस्थ कहे जाते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए संतुलित जीवन की जरूरत है और ये संतुलित जीवन तब प्राप्त होगा जब आप अपने पोषण पर ध्यान देंगे। यह पोषण अक्सर जो है हिंदुस्तान के गांवों में देखा जाता है कि लड़कियों के लिए दूध या फल इसकी व्यवस्था थोड़ा कम होती है और अगर उनके लिए लगता है जो बनेगा वो खा लें, उनके लिए विशेष, उनके पोषण के लिए विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। यहीं से स्त्री का स्वास्थ्य जो है धीरे धीरे गड़बड़ाने लगता है और उसके बाद उनकी जो प्रजनन की जो प्रक्रिया है उससे वो और धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई। एक पीढ़ी जो है बुरी तरह से अस्वस्थ होने लगी। तो यह जो है इसकी शुरुआत हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी भाभी के साथ साथ हमारे पिता को, हमारे भाई को, हमारे चाचा को भी सोचना होगा कि जितना ज़रूरी हमारे बेटे को स्वस्थ रहना है, पुष्ट रहना है, उतना ही ज़रूरी हमारी बेटी को भी स्वस्थ रहना है। अब वो मुहावरा भूल जाना है कि कम खाओ गम खाओ। यह है कहा जाता है कि बेटी ऐसा है कम खाना और गम। तो बेटी अगर कम खाएगी तो एक पूरे सृष्टि को जन्म देने जा रही है। वो कम खाई हुई बेटी किस प्रकार किस प्रकार की सृष्टि की जननी होगी, ये नहीं सोच पाते हैं लोग। तो इस मिथक से बाहर निकलना होगा कि आपको भरपूर खाना होगा, संतुलित खाना होगा और संतुलित खाने के साथ साथ आपको खाने के लिए टोका रोका नहीं भी जाना चाहिए। हमारी परिवार की भूमिका होगी। मिशन शक्ति की शुरुआत यहाँ से होती है कि जब माँ जो है जो थाली बेटे के लिए लगाएगी वही थाली बेटी के लिए भी लगाएगी, जो लंच पैक बेटे के लिए देगी वही लंच पैक बेटी के लिए भी देगी। ये बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है। अब रही बात मानसिक स्वास्थ्य की, तो बार बार जो है लगातार तुम कमतर हो, तुम कम हो, तुम हीन हो, तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज़ जो है मस्तिष्क में बराबर जब फीड की जाएगी तो ये जो चीज़ है ये एहसास कमतरी है, उन्हें हीन ग्रंथि का शिकार लड़कियों को बना देती है। इसलिए उनको जो है इस तरह की असुरक्षा का बोध होने लगा है। तो बेहतर ये होगा कि उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हमारे आचरण में बदलाव लाने की हमको ज़रूरत पड़ेगी। जो है स्त्री मानसिक रूप से भी पुष्ट रहेगी। उसको ये ना बताया जाए कि वो बेटे से अलग है, वो भाई से अलग है, उसको भी अवसर समान मिलना चाहिए। तभी तो जाकर के वो अपने आप को प्रमाणित। आज देखिए बेटियां खेल में, बेटे को जो है स्कूल से आने के बाद बस्ता फेंक करके और फिर उसका बैग, उसके जूते, उसका लंच बॉक्स सारा कुछ कहता है तुम क्या करोगी, तुम उठा के उसका रखो। तो लड़की भी आती है, लड़का भी आता है एक ही घर में और वो अपने बैग को इधर उधर फेंक देता है, जूते अपने और जुराबे फेंक देता है और बहन से कहता है कि उठा के रखो। अगर वो कहती है कि क्यों रखूं तो फिर वो प्रतिरोध का स्वर भी बड़ा भयानक हो जाता है। ये अक्सर घरों में ऐसा घटित होता है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई बात कह रही हूँ, तो इसको बदलने की ज़रूरत होगी। अगर भाई बहन दोनों बैग लेकर के, भाई एक ही वजन का बस्ता लेके आ रहे हैं, तो भाई अगर बहन के बस्ते को ले करके कह दे कि लाओ तुम्हारा बोझ बहुत ज़्यादा है, मैं थोड़ी तुम्हारा ले चलता हूँ, यहाँ से शुरुआत होगी सशक्तिकरण की। तो ये सोच को बदलना होगा। मानसिक
जो हमारा जो धरातल है, सामाजिक मानसिकता जो है, इसके बदलाव की बहुत ज़रूरत है कि समान कार्य दोनों को, अगर दोनों ही पढ़ रहे हैं तो घर के कामों में सिर्फ होमवर्क लड़की को भी मिलता है, होमवर्क लड़के को भी मिलता है, लेकिन उसका होमवर्क इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। और इम्पोर्टेंट किसका होता है? बेटे का होमवर्क ज़्यादा होता है, जबकि वो होमवर्क से भागता फिरता है। और बेटियां जो है आजकल बहुत मन से पढ़ रही हैं, अपने आप को प्रमाणित भी कर रही हैं। तो दोनों के होमवर्क को फोकस करना चाहिए, दोनों के होमवर्क को समान अवसर देना चाहिए करने के लिए। ये नहीं कि तुम थोड़ा किचन में मेरा हटा दो। और माँ को भी ये सोचना चाहिए सदस्य चाहिए, समान क्लास में पढ़ रहे हैं, समान अवसर में काम करने के लिए घर में, तब दोनों को समय भी मिलेगा। और एक बदलाव जो एक बद्धमूल हो गया है कि लड़कियां ही घर का काम करेंगी, इससे आदमी बाहर निकल पाएगा। तो शुरुआत छोटी छोटी शुरुआतों से हमें करना होगा। अब रही बात आध्यात्मिक स्वास्थ्य की, तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बारे में लड़कियों में बड़ा कंफ्यूजन है। लड़कियों को ये बताया गया है कि आप किसी भी पर्व पर अपने भाई के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर के लिए आपको पूरे पूरे दिन अखंड उपवास रखना है। नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। आप अपने प्रेम का प्रदर्शन 24 घंटे निराजल और निराहार रह करके, ऐसा नहीं है 24 घंटे अगर आप निराजल हैं तो आपकी जो है यह प्रार्थना उनके जीवन में 2-4 साल और जोड़ देगी, ऐसा नहीं है। यहाँ स्वास्थ्य की अनदेखी होने लगती है। तो आध्यात्मिकता ये है कि आप अपने परिवार के लिए खूब अच्छा सोचती हैं तो आप अच्छा सोचिए, और जिन लोगों के लिए सोच रहे, जिस भाई की कलाई पर आप निराहार रह करके, निर्जल रह के धागा बांधने के लिए पूरे पूरे दिन उपवास कर रहे हैं, उस भाई को भी सोचना होगा कि उतनी देर तक तो सही वो भी कुछ ग्रहण ना करे। यहाँ से शक्ति की शुरुआत होगी और यहाँ से समरस, हमारे जो असंतुलन व्याप्त हो रहा है, उस असंतुलन से मुक्त होने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो यह आध्यात्मिक पुष्टता भी बहुत जरूरी है। अब रही बात अवसर की समानता, हमारे संविधान की तरफ से पूरी तरह से प्राप्त है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्रियों के साथ भेदभाव, उन्हें पुरुषों के समान अधिकार देने से इनकार करना या उसकी सीमा निश्चित करना है। अतः यह बुनियादी रूप से अन्यायपूर्ण और मानवीय गरिमा के विरुद्ध है। स्त्री की कोई एक हद बांध देना कि इससे आगे तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं, यही उसके व्यक्तित्व को बौना कर देना हुआ। और जब स्त्री का व्यक्तित्व कद छोटा हो जाएगा तो जाहिर है कि समाज पर इसके दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे, जो काफी पिछले आज़ादी के बहुत सालों तक उसका दूरगामी प्रभाव रहा है। ये दौर है आज़ादी के बाद हमारी सरकारों ने और अब तक जो है काफी प्रयास के बाद लड़कियों के लिए बहुत उन्नत क्षेत्र खोला है। तो भेदभाव जो है वह दूर होना चाहिए। संविधान ने जो हमें प्रदान किया है, उस संविधान के अनुसार चलने के लिए हमें संकल्पित होना होगा, तभी तो जाकर के लड़कियों के सशक्तिकरण का मसला हल होगा। नहीं तो इतने बड़े इस नवरात्रि से आरब्ध और चैत्र नवरात्रि तक संपूर्ति होने वाले इस कार्यक्रम की आवश्यकता कहाँ पड़ती? कहीं से तो कुछ हमसे कोई भूल तो हुई है, तभी तो समाज में इस तरह रोज अखबारों में सुर्खियां बनी हुई हैं। अखबारों को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है कि हम कहाँ चले आए हैं, हम किस बर्बर समाज की तरफ बढ़ रहे हैं कि एक 8 साल की, एक 6 साल की दुधमुही बच्ची भी सुरक्षित नहीं रह गई। कहाँ से कहाँ हमारा भटकाव हुआ? ये सारे भटकाव के मूल में हमारी मानसिकता है, और हम अपनी मानसिकता को जब तक नहीं बदलेंगे तब तक इसमें बहुत कोई ठोस बदलाव सरकारों के प्रयास से कितना असर, डर के मारे, कहते हैं ना डर के आगे भूत भागते, लेकिन डर से, दमन से कोई समस्या छिन्नमूल नहीं होती है। छिन्नमूल कब होती है? जब जन जन, बच्चा बच्चा
मान लेता है कि नहीं सरकार हमारे लिए कह रही है और हमें इसको जो है हमें इसको फॉलो करना है, क्योंकि हमारे समाज के लिए हितकारी है, हमारे परिवार के लिए हितकारी है, हमारे जीवन के लिए हितकारी है। आप ध्यान दीजिए, गालियों को देखिए, पूर्वांचल की गालियों या अपनी भारतीय गालियों को देखिए, कितनी वाचिक हिंसा होती है। एक पुरुष अगर दूसरे पुरुष को गाली भी देता है तो आप ध्यान दीजिए उसकी माँ, बहन और बेटी को गाली देता है। इस वाचिक हिंसा में भी स्त्री को जो है लहूलुहान होना पड़ता है। इसे हम बच्चों से बात कर रहे हैं, छात्रों से बात कर रहे हैं कि बच्चों आप ये संकल्प लीजिए इस शक्ति पर्व पे कि हम इस वाचिक हिंसा की जो भाषा है उससे मुक्त होंगे, तो सशक्त होंगे। आप ध्यान दीजिए कि आप जब अनायास ही वो जो गालियां हैं वो अनायास निकलना शुरू हो जाती हैं, वो कितना लहूलुहान करती हैं। वहाँ पर आपकी माँ और बहन और बेटी सुन तो नहीं रही होती है ना, लेकिन गाली किसको मिलती है? गाली तो उसी को मिलती है। तो ये जो मानसिकता हमारी हो गई है कि हम अगर कुछ भी हमारे ऊपर किसी से दुश्मनी होगी तो हम उस समाज की स्त्री को टारगेट करेंगे। क्यों टारगेट करेंगे? क्योंकि हमने उसको इतना कमतर और इतना हीन और इतना कमजोर बना डाला है वर्षों के अंतराल में, उसको ये कहते कहते कि तुम कमजोर हो, तुम गुलाम हो, तुम घर में रहो। तो इस मानसिकता से हमको मुक्त होना होगा, क्योंकि आप देखिए एक ना भृंगी रश्मि, हाँ मैम। लंबा तो नहीं हो रहा है? नहीं मैम, आप बोलिए मैम। हेलो। हाँ मैम, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा ठीक है जी। नहीं, बहुत विस्तारित तो नहीं हो रहा है? नहीं मैम, अच्छी बात है मैम। छात्रों की भावनाओं, जो छात्रों की संवेदना है उसको जागृत करने का आप काम कर रही हैं मैम, इतने अच्छे ढंग से। बिल्कुल मैम, आप कंटिन्यू करिए। अपने दीदी अपने भी अपने दीदी अपना भी समय देख लीजिएगा, अपने महाविद्यालय गतिविधियों के लिए जो समय है उसको भी देख लीजिएगा, है ना। अपनी सुविधा के हिसाब से आप बोले दीदी, हम लोगों को अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो जो ये वाचिक हिंसा की बात मैं अभी कर रही थी, इससे सशक्तिकरण का पहला सोपान जो है, हमको अपनी भाषा में भाषाई सुधार की आवश्यकता है। और हम जब भाषा, देखिए ऐसा नहीं है कि स्त्री के ऊपर जो उत्पीड़न और जिस तरह का की संत्रास झेलती है वह सिर्फ हाथ से मार देने या उसके साथ यौन उत्पीड़न से ही होता, ऐसा नहीं है। वह इस तरह के शब्दों को सुन करके भी उसी तरह से अपने आप को शर्मिंदा और निर्वस्त्र महसूस करती है। तो इस एक बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा मेरा विचार है, और बच्चे भी हमारे हैं यहाँ, वो भी सोच रहे होंगे इसको, इस बात पे। दूसरी चीज़, एक अवसर की जो समानता है, संविधान ने तो हमको अवसर समान रूप से दिया हुआ है, लेकिन क्या हमने स्त्री के हित में, लड़की के हित में अवसर को समान रखा है? नहीं। बेटे को हम कॉन्वेंट स्कूल भेज रहे हैं और बेटी को हम प्राथमिक विद्यालय भेज देते हैं। यहीं से हमारी सोच जो है गलत होने लगती है। अवसर अगर हमारी सरकार ने समान दिया है तो घर में भी उसको समान अवसर मिलना चाहिए। इसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है माता पिता की हो जाती है कि उन्हें यह सोचना चाहिए। एक जो परिवार, एक जो हमारा सिस्टम है, जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसमें बदलाव की मैं नहीं कोई आवश्यकता समझती हूँ, क्योंकि इस व्यवस्था में ये नहीं कहा गया है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था है तो पुरुष ही हावी है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। पूरे सिस्टम को, संविधान को पढ़िए तो समझ में आएगा। ठीक है, कोई जो अर्थ उपार्जित कर रहा है, अगर उसको मुखिया बनाया गया घर का, तो उसमें क्या बुराई है? लेकिन यह तो नहीं कहा गया है कि जो चलेगा वो उसी का चलेगा, दूसरे का नहीं चलेगा। तो अक्सर घर में स्त्रियों को सबसे बड़ा दुख रहता अनसुने रह जाने का। उनकी बातों को पूरे
तल्लीनता से, गंभीरता से, आत्मीयता से सुनिए। यह भी एक सशक्तिकरण। आप देखिए उनके अंदर कितना दर्द है, अपने दर्द को गीतों के माध्यम से वो व्यक्त करके पूरी लोकगीतों की श्रृंखला उन्होंने चला रखी है। तो स्त्री के अनसुने रह जाने का जो एक दर्द है वो भी मुक्त होना चाहिए। परिवार में सशक्तिकरण की ये दूसरी सीढ़ी है कि उनको आप सुनिए, उनके दुख को सहानुभूति से, समानुभूति से सुनिए। आप कॉलेज में भी आप उनकी बात को, बच्चे और बच्चियां वहाँ दोनों पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा है ये को एजुकेशन सह शिक्षा का जो वातावरण है हमारे ज्ञानपुर में था, बहुत ही अच्छा था। मैं सोचती हूँ कि सह शिक्षा में बच्चियों को भेजना चाहिए, क्योंकि अक्सर जब एनएसएस के कैंप वैम्प लगते थे, रश्मि भी उसमें थी, तो जो भारी काम होते थे छात्र जो है लड़कियों को नहीं करने देते, बोले ठीक है तुम लोग ये काम करो, हम लोग ये पानी ला देते हैं। तो क्योंकि थोड़ा सा उसकी जो शारीरिक बनावट है वो बहुत वजन उठा पाने में नहीं है, तो ये जो साहचर्य का बोध है, यह साहचर्य का बोध शिक्षा में पनपता है। तो इस तरह के जो सोच वाले बच्चे हैं कि नहीं ये हमारी बहन है, ये हमारी सहपाठिनी है, और तो इसकी मदद करना हमारा नैतिक दायित्व है। शाम हो जाती थी विभिन्न कार्यक्रमों में, तो बहुत से ऐसे बच्चे हुआ करते थे जो हम लोगों के कहने पे, उनकी गाड़ियां होती थी, वो बच्चों को पहुंचा देते थे। तो यह जो सोच है, इस सोच के प्रगाढ़ होने की आवश्यकता है। हम ऐसा मानते हैं कि बच्चों का दायित्व क्या है, छात्राओं का दायित्व क्या है कि वह अपने साथ पढ़ने वाली जो छात्र है उसको अपना सहपाठी समझे, अपना सहयोगी समझे, अपना सखा भाव, अपने मित्र भाव में समझे, अपनी बहन समझे। तो यह जो इस बदलाव है, ये भी एक बहुत इसकी ज़रूरत है, बड़ा दरकार है इसका। तो और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे सांपत्तिक अधिकार मिले हुए हैं, अब उस पर मैं क्या कहूँ, आप सब जानते होंगे, उन सांपत्तिक अधिकारों में बेटियों का भी हिस्सा होता है। तो बेटियों के प्रति, बेटियां तो सब चली जाती हैं छोड़ करके, तो लेकिन यह है कि माता पिता को ये सोचना चाहिए कि यह तो अपने घर चली जाएगी, जब तक है तब तक उसको भरपूर प्रदान करे, जिससे उसके हिस्से का तो उसको उपलब्ध हो सके। तीसरी मैं बच्चियों से बात करूंगी, यह कि आपको पढ़ने का अवसर आपके माता पिता ने दिया है, तो आप उस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। बच्चियों को मैं यहाँ भी देख रही हूँ, वहाँ भी ज्ञानपुर में चीफ प्रॉक्टर थी, देखती थी। आपको यह जो एंड्रॉयड फोन मिला हुआ है, इस समय तो आप पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन यह एंड्रॉयड फोन अच्छा भी है और बुरा भी है। टेक्नोलॉजी कभी बुरी नहीं होती है, प्रयोग उसका अच्छा और बुरा होता है। तो मैं बच्चियों से ये कहना चाहूँगी कि वह जो इस तकनीकी का प्रयोग अच्छे सेंस में करें, पढ़ें लिखें। इस कभी जो है मासूमियत बच्चियों में होती, भोली होती है, उन्हें समझ में नहीं आता है कि इस पर जो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे किस तरह के गंदे और भीड़िए किस्म के लोग सक्रिय हैं और वो उनके जालों में फंस जाती हैं। तो उससे आप सचेत रहें, इसका प्रयोग बहुत सोच समझ करके करें। और आजकल तो आपकी पढ़ाई, आपके होमवर्क, आपके असाइनमेंट्स इस पर मिल रहे हैं, आप पढ़िए और आप इसको अपनी ताकत बनाइए। इस पर आप सरकार की योजनाएं जो आपके लिए दी गई हैं, बहुत सारी योजनाएं आपके लिए चलाई गई हैं, बहुत सी हेल्पलाइंस हैं, 1090 है आपकी, 108 है, 101 है, सब तो महिलाओं के लिए सरकार कर ही रही है। कितना कानून बना करके, किस तरह से दमन करके सरकारें यहाँ तक पहुँची हुई हैं। तो आप इसको खूब, आप इसका प्रयोग कीजिए, इसके बारे में जानिए। बहुत से वजीफे, स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, बहुत से अवसर हैं, बहुत से घर बैठे स्वावलंबी बनने की बहुत सी चीज़ें इस पे सरकार ने उपलब्ध कराई। इनको आप पढ़िए, इनको जानिए और खूब पढ़िए। आपके गुरुजन आपके सबसे सच्चे हितैषी होते हैं, वो जो आपको पढ़ाते हैं उनको मन लगा के पढ़िए, मनोयोग से पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप घर से चली और आप कॉलेज आई और कॉलेज में आप क्लास में नहीं गई। इस तरह से जो चीज़ें आती हैं हम लोगों को ये फेस करना पड़ता है, उससे आप मुक्त होइए, पढ़िए। पढ़ने के साथ साथ देखिए, सशक्तिकरण का रास्ता मैं बराबर लड़कियों से कहती हूँ कि स्वावलंबन से होकर गुजरता है, आर्थिक स्वायत्तता से होकर गुजरता है।
अगर आपके महिलाओं की इतनी दुर्दशा, इतनी लंबी दुर्दशा के मूल में उनका आर्थिक रूप से परवश होना भी रहा है। आज जो बदलाव आए, महिलाएं अपने आप को प्रमाणित कर रही हैं, तो वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाएं हैं, वो अपना कुछ समाज में कर पा रही हैं और वो सशक्त हैं। तो आप कोशिश करिए मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैम माइक म्यूट हो गया है, माइक म्यूट हो गया है। आवाज आ रही मेरी? जी मैम। जी मैम, जी मैम। तो आर्थिक रूप से जो है आप स्वावलंबी बनने की कोशिश करिए, मन से पढ़ेंगे आप, कॉम्पिटिशन्स कीजिए। अब जो है नौकरियों में ऐसा नहीं है कि आपको प्रतिभाग करने के लिए घर वाले नहीं छोड़ेंगे, बहुएं जाती हैं। मैं तो ज्ञानपुर में थी, लंबे लंबे घूंघट निकाल करके ससुर और जेठ बहुओं को ले आते थे। क्यों ले आते थे? क्योंकि वो जानते थे कि इतनी पढ़ी लिखी बहू है तो इसको अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए। तो अपने पैर पे खड़े होने की कोशिश तभी आप कर सकती हैं जब अपने पढ़ाई में, अपने स्टडीज में आप अच्छा कर सकें। तो अपने पैर पे खड़े हुए स्वावलंबन जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो हेल्पलाइंस है उनको आपको मिशन शक्ति में विस्तार से लोगों ने बताया होगा। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग्स जगह जगह दी जा रही, कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन, उसको सीखिए और सीखने के साथ साथ वही भूल मत जाइए, घर में जा करके उसको एक्सरसाइज करिए, वो बहुत ज़रूरी। योग, प्राणायाम, इन सब चीज़ों पर भी खूब ध्यान दीजिए और खूब खाइए। पोषण की बात मैं बार बार कह रही हूँ। इस मार्शल आर्ट को अपनी भाभी को, अपनी बहन को, सबको सिखाइए, अपने दोस्तों को सिखाइए। आत्म सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। कानून तो आपको सुरक्षा देगा, लेकिन प्राइमा फेजी तो आपको, जो आपके ऊपर टारगेट होगा, हमला होगा, तो आपको निपटना होगा। छोटे छोटे देखिए मिर्च पाउडर के इतनी छोटी छोटी शीशियाँ आ रही हैं। हम लोग तो ज्ञानपुर में रश्मि सुन रही होगी, छोटा छोटा एक वो होता था, चाकू होता था जो फोल्ड हो जाता था, उसको लेकर प्रयोग करने की आवश्यकता कभी पड़ी नहीं। लेकिन आत्मरक्षा के लिए देर हो जा रही है घर जाने में, तो एक छोटा सा चाकू हम लोग अपने पर्स में रखते थे। तो इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को जिनके माध्यम से आप सुरक्षित महसूस कर सकती हैं, यह तो मैं बेटियों को कह रही हूँ। और बेटों को यह कह रही हूँ कि आप जो है आज इस समय नवरात्र में, आज बहुत से बच्चे हमारे व्रत होंगे, किनके लिए, किनसे आप प्रार्थना करें? एक स्त्री से मांग रहे हैं। तो जिस स्त्री से आप मांग रहे हैं वही स्त्री शक्ति जो है हर स्त्री में होती है। तो महिलाओं का, लड़कियों का आप सम्मान करना सीखिए। जिस दिन बच्चों के मन में हर स्त्री के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो जाएगी, वो दिन दूर नहीं है जबकि हमने जहाँ से शुरू की थी वहीं पर आज की स्त्री भी कहे अहम मूर्धा उग्रा केतुर विवाचिनी, वो इस तरह का समाज फिर बन सकता है। जब स्त्री अपना स्वयंवर करने खुद चली जाती है, सावित्री सत्यवान की कथा आपने सुनी होगी, वो दिन फिर दूर नहीं है। लेकिन इसमें बदलाव दोनों को लाना होगा, बच्चों को भी लाना होगा, लड़कों के लिए भी जरूरी है और लड़कियों के लिए भी। और ये मानसिकता का बदलाव जो है वो निस्संदेह एक सशक्त औरत का निर्माण करेगा। मेरी बहुत सारी, आपको दुर्गाष्टमी पे आप सभी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अनुज डॉक्टर शशिकांत सुमंत पांडे जी, मैं उनके, आप अपने प्राचार्य को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते होंगे क्योंकि अभी वो नए गए हैं। मैं आपके प्राचार्य का परिचय कराना अपना नैतिक दायित्व समझती हूँ। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ के जितने महत्वपूर्ण प्रकल्प थे उन सब प्रकल्पों में उनकी सर्वश्रेष्ठ भागीदारी होती थी। और क्लास, इनकी जो कक्षाएं होती थी, मन मुदित हो जाता है कि एक इतना बेहतरीन टीचर अंग्रेजी भाषा को इतनी अच्छे से और बहुत लोकप्रिय शिक्षक रहे हैं। इसलिए मैं वहाँ जा करके भी जब देखती हूँ इनके उस महाविद्यालय पूर्व की व्यवस्था पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन वर्तमान में इन्होंने जो दृष्टि बदलाव किया है वो सब मीडिया में देख रही हूँ और राजकीय महाविद्यालय सेवा के ग्रुपों में देख रही हूँ। उससे लग रहा है
कि एक मतलब एक उपेक्षित एक दूरस्थ महाविद्यालय को एक सक्षम नेतृत्व मिला है। कहते हैं ना कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, कभी कभी पैदा होता है चमन में दीदावर ऐसा। तो इंदिरा गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय को एक बहुत सबल, सक्षम और छात्र हित चिंतक समर्पित नेतृत्व मिला है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बधाई देती हूँ। और दूसरी चीज, आप अपने प्राचार्य को जाने, और यही मैं बार बार कहती हूँ, भरपूर क्षमता है उनकी, भरपूर क्षमता का जितना दोहन आप कर सकते हैं करें, आप बहुत तरक्की करेंगे। दूसरा, आपकी जो आज समारोहिका है डॉक्टर रश्मि जी, ये हमारे KNPG कॉलेज की नगीना है, मुकुट का नगीना है। अभी इन्होंने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम वहाँ किया है कि एक UGC से वहाँ की बहुत बड़ी ग्रांट आई हुई, 54 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। उसके साथ साथ युवा वैज्ञानिक का इनका सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इनको पुरस्कार प्राप्त है। बहुत नवोन्वेषी हैं और छात्र हितों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा समर्पित हैं, इनसे भी सीखिए। और आपके अन्य आचार्य भी डॉक्टर गौरव त्रिपाठी जी हैं, उनको मैं जानती हूँ, विद्वान हैं, बहुत से विद्वान वहाँ इस समय है, और बड़ा अच्छा इस समय का प्रशासन, बहुत अच्छा पूरा महाविद्यालय परिवार मिला हुआ है। आप लोग जितना सीख सकते हैं, जितना प्राप्त कर सकते हैं, जितना उपलब्ध कर सकते हैं, आप खूब उपलब्ध करिए। और आप सभी बच्चों को, आप सभी सारस्वत जन को, बंधुओं को, और आपके प्राचार्य पांडे जी को, समारोहिका रश्मि को मेरी बहुत सी शुभकामनाएं। दुर्गाष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैंने आपको बहुत सुना दिया, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है तो बच्चे मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद रश्मि। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमारा इतना अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए। हमारे छात्रों की जो संवेदनशीलता है छात्राओं के प्रति, समाज में महिलाओं के प्रति उनको जागृत करने के लिए, और खुद छात्राओं को भी बताने के लिए कि किस तरह से वो खुद ही सशक्त हैं, सिर्फ अपनी शक्ति को पहचाने। शक्तियां तो हमें बहुत सारी मिली हुई हैं, घर से लेकर के बाहर तक के सारे काम हम देखते हैं, तो क्यों ये सोचना है कि हम कमजोर हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं अपने प्राचार्य सर से आग्रह करूंगी कि प्राचार्य सर मैम के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें। सर माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। शब्दों में मैम का धन्यवाद ज्ञापित करना संभव नहीं है। बस मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग उनके विचारों को जो सुना है उसको अपने जीवन में आत्मसात करें। मैडम, अब ज्यादा कहने पर मैं भावुक हो जाऊंगा। मैं पुनः उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए दूर से ही उन्हें चरण स्पर्श करता हूं। आपका आशीर्वाद आजीवन हम पर बना रहे और आप अपने जीवन में अनामय जीवन को प्राप्त करें। अनामय शब्द भी मैंने आप ही से सीखा है। दीदी प्रणाम, बहुत भावुक हो रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है आपको? ठीक है मैडम, धन्यवाद। महाविद्यालय परिवार ने एक छोटी सी भेंट आपके लिए तैयार की है मैम। मैं चाहती हूँ कि हम लोग, आपको उम्मीद करती हूँ मैम कि वो पसंद आएगा। मैं भी डिस्प्ले कर रही हूँ मैम। इसको जो है ये एक छोटी सी भेंट हम लोगों ने तैयार की है मैम आपके लिए, और उम्मीद करती हूँ मैम कि आपको पसंद आएगी। हम लोग जो है इसे प्राचार्य सर के माध्यम से आप तक भिजवा देंगे मैम। सर मैम ने जितनी भी बातें कही, उन बातों को एक मेरे पास छोटा सा वीडियो है, उनके जरिए भी मैं चाहती हूँ कि बच्चों तक अपने बात को पहुंचाऊं सर।
जी अनुमति है, पहुंचाइए मैडम। जी जी सर। लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है, लड़के की तरह लड़के भी माँ की गोद में हंसती रोती है। करते शैतान दोनों एक जैसी, करते मनमानियाँ दोनों एक जैसी। दादा की छड़ी दादी का चश्मा तोड़ते हैं, हल्की जैसे चलाते हैं। भूख लगे तो रोते हैं, लोरी सुनकर सोते हैं। बनती है दोनों की कहानी, बनती है दोनों की कहानी। दोनों कदम मिलाकर चलते हैं, दोनों दीपक बनकर जलते हैं। लड़के की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है। कुछ भी नहीं अंदर फिर क्यों जन्म से पहले मारी जाती है। बेटियां 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 बेटियां। अब सर हमारे छात्र छात्राओं इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित पोस्टर, निबंध और स्लोगन प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था। मैं चाहती हूँ कि जिन बच्चों ने प्रतिभाग किया था और उन्होंने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, उसको भी मैं एक बार शेयर करना चाहती हूँ सर। ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था हमारे साथ में। कुल यहाँ 11 बच्चों की लिस्ट दिख रही है, लेकिन 12 बच्चे हैं हमारे साथ। एक बच्ची अपना नाम मुझे नहीं भेज पाई थी, इसलिए उसका नाम इंक्लूड नहीं हुआ है। इसमें अरविंद का पहला नाम है, अरविंद कुमार, जिन्होंने नारी सुरक्षा पर निबंध लिखा था और उसमें महिला हिंसा को उभारा था कि किस तरह से उनके खिलाफ हिंसाएं हो रही हैं। उसके बाद ज्योति गिरी ने लिखा था नारी सशक्तिकरण के बिना मानवता का विकास अधूरा है। अर्चना तिवारी, इन्होंने भी निबंध लिखा था नारी शिक्षा के ऊपर। संदीप कुमार, इन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से नारी शक्ति के बारे में लिखा और 2 तरीकों से। एक तो उन्होंने कुछ लेख लिखे और साथ में कुछ कविताएं भी लिखी। उसमें उनका जो पहला पैरा था वो बता रहा था कि क्योंकि बिकी हुई औरत बगावत नहीं करती, जहां उन्होंने औरतों की बेबसी के बारे में बताया कि औरतें सशक्त होने के बावजूद भी खुद क्यों नहीं आगे आ रही हैं। और दोबारा दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने लिखा कि महिलाओं का जो करे अपमान, जाने उसे पशु समान, कि ये महिलाएं सशक्त हैं और इस तरह की जो उनके प्रति सम्मान की भावना है वो जो हमारा पुरुष वर्ग है उसको भी रखना होगा। उसी के साथ बबीता गुप्ता, ममता गौतम ने भी बहुत अच्छा निबंध लिखा। इन्होंने मिशन शक्ति के बारे में लिखा, उन अनुच्छेदों का उल्लेख किया जिनमें नारी शक्ति निहित थी। निखिल, बहुत ही सुंदर निबंध जिसमें कि उन्होंने बताया कि नारी केवल श्रद्धा है, नारी को नीर भरी दुख की बदली नहीं समझ के घन तिमिर में चपला की रेख में स्वीकार करना चाहिए। वर्षा ने भी बहुत अच्छा निबंध लिखा। और इन सब के साथ साथ एक हमारी बच्ची है पूनम, जो कि BA फर्स्ट ईयर में है।
इसने अकेले प्रयास किया है निबंध को अंग्रेजी में लिखने का। ये बच्ची बीए प्रथम वर्ष में है और हमारे साथ इस कार्यक्रम में लगातार जुड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से ये आगे के वर्षों में हमारे साथ और अच्छा करेगी। इसके पश्चात स्लोगन कंपटीशन है, जहां पे इन 6 बच्चों ने प्रतिभाग किया है। ज्योति गिरी, जिन्होंने लिखा कि मैं स्त्री हूं, भगवान को भी अपने गर्भ में रखने की ताकत रखती हूं, कितना ही कुचलो मैं गर्व से सर को उठाकर चलती हूँ। ममता गौतम, हर घर में दीप जलाना है, हर नारी को सम्मान दिलाना है, अपने बच्चों के लिए नीड बनाना है, हर नारी के अंदर एक नई उमंग जगाना है। निखिल ने इतनी सुंदर कविता लिखी है कि मैं उसको अंत में उसको शेयर करूंगी और निखिल से ही आग्रह करूंगी कि उस कविता को वो पढ़े, क्योंकि वो कविता बहुत ही सुंदर है। वर्षा ने भी बहुत अच्छा लिखा, आंचल पांडे ने बहुत अच्छा लिखा है और मंतोष ने भी। पोस्टर प्रतियोगिता में ज्योति गिरी, वर्षा सिंह, आंचल पांडे, मंतोष कुमार और कंचन ने पार्टिसिपेट किया है। मैं इनके पोस्टर्स दिखाना चाहूंगी। ये जो पहला पोस्टर दिखाई पड़ रहा है हमारी स्क्रीन पर, वो पोस्टर वर्षा ने बनाया है। और पोस्टर, मैंने जिन पोस्टर्स को चुना वो पोस्टर उनकी मौलिकताओं के आधार पर चुना। ये पोस्टर वर्षा का प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, क्योंकि इसने ये लिखा कि मिशन शक्ति का पर्पस क्या था, मिशन शक्ति क्या चीज बताना चाह रही थी, मिशन शक्ति के पहले हम लोग किस तरह से क्या फील कर रहे थे और इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद क्या चीजें महसूस कर रही हैं हमारी छात्राएं। दूसरा पोस्टर कंचन का है, जिसने विभिन्न तरीके बताए हैं कि किन तरीकों से नारियां खुद को सशक्त कर सकती हैं। और इसके साथ अगले पेज पर मंतोष, आंचल और ज्योति के पोस्टर्स हैं। इन प्रतियोगिताओं में विजेता को चुनना बहुत कठिन काम है, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगी कि विजेता मैंने और श्री मंगल सर ने मिलकर के हम लोगों ने इसको चुन तो लिए हैं, मैं इनकी घोषणा भी कर देती हूँ, लेकिन सारे बच्चे विजेता हैं और सारे ही बच्चों को जब ये कार्यक्रम खत्म होगा महाविद्यालय में, जब आप आएंगे हमारे साथ, तो उनको सभी को सांत्वना पुरस्कार अवश्य दिया जाएगा। निबंध में ज्योति गिरी प्रथम, ममता सेकंड और संदीप तृतीय। पोस्टर में वर्षा प्रथम, कंचन द्वितीय और आंचल पांडे तृतीय। और स्लोगन में निखिल प्रथम, ममता द्वितीय और मंतोष तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं। मैं इसमें निखिल की लिखी हुई कविता को डिस्प्ले कर रही हूँ। और निखिल, मैं चाहती हूँ अपने माइक को आप अनम्यूट कर लें और अनम्यूट करके इसको आप खुद ही पढ़ें। जी मैम। हाँ निखिल, एक मिनट। हाँ निखिल। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही है हमारी मैम को हार्दिक धन्यवाद। और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मैम डॉक्टर सविता भारद्वाज मैम। सविता भारद्वाज मैम। और हम सबके कार्यालय का नेतृत्व कर रहे हैं श्रीमान सर, हमारे प्रिंसिपल सर श्री कांसुमन पांडे सर, और हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और सर लोग और हमारे तमाम सहपाठीगण। मैम ने जब प्रतियोगिता की बात कही तो मुझे लगा कि मैं पहले स्लोगन को मैं नहीं लिख पा सकता, मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि मैं स्लोगन लिख पाऊंगा। लेकिन मुझे फिर मैं सोचा फिर लगा कि हाँ कुछ तो लिख ही सकता हूँ। तो मैंने एक कविता बनाई है, पता नहीं इसको कविता का नाम दे या स्लोगन कहें, समझ नहीं आ रहा, तो वो मैं आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहली लाइन है आज भी फैला अंधियारा, तुम उठो तोड़ यह भय सारा, निर्भया को भय से मुक्त करो, हे नारी तुम दुर्गा रूप धरो। क्यों अपने को तुम भूल गई है कहती बारंबार वही, तुम मर्द जन्मती हो नारी जिस पर गर्वित दुनिया सारी, अब तुम भी खुद पर गर्व करो, हे नारी तुम दुर्गा रूप धरो। अभिशप्त समाज तुम्हें कहता पर पौरुष है तुम में पलता, अबला का चिन्ह मिटाओ तुम, बन आज सबल दिखलाओ तुम। निर्णय यह शीघ्र करना होगा,
तुम्हें काली सा बनना होगा, तुम्हें दुर्गा सा बनना होगा, तुम्हें काली सा बनना होगा, तुम्हें दुर्गा सा बनना होगा। धन्यवाद मैम। धन्यवाद निखिल। मैं आशा करती हूँ कि हमारे जितने भी सहयोगी साथी और प्राचार्य सर और हमारी मुख्य अतिथि महोदया को भी यह कविता बहुत पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमें एक शपथ लेनी है हमारे छात्रों को, हम अभिभावकों को। मैं उसको डिस्प्ले कर रही हूँ और सबसे आग्रह करूँगी कि छात्रों से और हम अभिभावकों से, अपने सहयोगियों से, कि इसको साथ में जो है बोले सभी लोग। स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है सभी को? यस मैम। जी यस मैम। सभी लोग ने अपना माइक अनम्यूट कर ले, माइक अनम्यूट कर ले सभी लोग। प्राचार्य सर, मेरे सभी सहयोगी साथी, साथ में मेरे भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में, भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में, जिम्मेदार नागरिकों के रूप में, नागरिक के रूप में भारत शपथ लेता हूँ मेरा नागरिक है। मैं शपथ महिलाओं का सम्मान करूंगा, मैं सभी स्त्रियों का सम्मान करूंगा, मैं अपना उनके आगे बढ़ने के लिए पूरा योगदान दूंगा। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। सर, मेरे साथ इस कार्यक्रम में लगातार मेरा सहयोग दे रहे श्री मंगल सर, मेरे सभी मंगल सर, मैं चाहूंगी कि आज का जो कार्यक्रम हमारा है अब धीरे धीरे समापन की तरफ बढ़ रहा है। कल हम समापन करेंगे इस कार्यक्रम का, तो हमारे बच्चों का मनोबल आपने लगातार बढ़ाया है मेरे साथ इस कार्यक्रम में, ताकि वो कार्यक्रम को जुड़े, कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सके। तो आपसे 2 शब्द बच्चे जरूर सुनना चाहेंगे सर। जी धन्यवाद मैडम। और जैसा कि आपके कुशल नेतृत्व में ये मिशन शक्ति का वेबिनार, जिसमें बच्चों ने बहुत अधिक बढ़ चढ़ के भाग लिया। आज मैंने जैसा कि मैं देख रहा था कि पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट जो है वो 30 को क्रॉस कर गई थी, एक समय ऐसा था। तो ये आपके कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है मैडम। और इसमें मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा प्यारे बच्चों को, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ये कार्यक्रम कभी भी सफल नहीं हो सकता है बिना आपके पार्टिसिपेशन के। इस कोरोना काल में अगर हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इतनी संख्या में इकट्ठा हो सकते हैं, तो आगे हम लोग और आगे बढ़कर और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और मेरी शुभकामनाएं सभी प्यारे बच्चों के साथ हैं। हमारे महाविद्यालय के इस कार्यक्रम के संरक्षक हमारे प्राचार्य डॉक्टर शशिकांत सुमन पांडे सर, जो कि हमें प्रतिदिन, यूं कह लीजिए प्रतिदिन मोटिवेट करते हैं कि हम लोग करें और बच्चों का हित करें, उन्हें आगे ले जाने में मदद करें। अगर इसमें इस कार्यक्रम की सफलता में किसी का अगर बहुत बड़ा योगदान है तो हमारे आदरणीय प्राचार्य सर का है। और हमारे जो वरिष्ठ शिक्षक साथी हैं डॉक्टर गिरिजेश शुक्ला सर, जैसा कि मैं देखा था कि पिछले कई कार्यक्रमों में भी और आज भी उपस्थित हैं डॉक्टर राहुल सर, डॉक्टर गिरी सर, जो कि जुड़े थे और फिर किसी कारण से नहीं है, अभी दिख रहे हैं। मैं सभी को हार्दिक आभार देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में काफी योगदान दिया। प्यारे बच्चों, आगे भी आप मिलकर इसी तरह आगे अन्य योजना कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और सीखिए और आगे अपने सफलता का मार्ग प्रशस्त कीजिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पे विराम देता हूं। मैडम, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं आप। जी धन्यवाद सर। सर, मेरे सहयोगी मेरे साथ और
जिनको अभी तक हम लोग अपने व्यस्त कार्यक्रम की वजह से बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं करा पा रहे थे। आज मैं उन सभी से आग्रह करती हूँ कि अपना माइक अनम्यूट कर ले और बच्चों को अपने आशीर्वचन दे। सर सुजीत सर मेरे साथ हैं, मैं देख रही हूँ गिरजेश सर मेरे साथ हैं, राहुल सर मेरे साथ हैं इस समय, तो उपेंद्र सर भी थे पर शायद अभी नहीं है। तो सर सुजीत सर माइक को अनम्यूट कर लें आप। जब मैंने कार्यक्रम स्टार्ट किया 11:30 बजे, तब से मैं देख रही हूँ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लॉगिन किए हुए हैं। सुजीत सर। धन्यवाद। मैं आवाज जा रही है? हाँ, जी आवाज जी आ रही है? जी जी आवाज है। धन्यवाद मैम, आपने तो हमें सरप्राइज कर दिया। चलिए कोई बात नहीं है। आज नवरात्रि के अष्टमी पर हम जहाँ पे नौ दुर्गा की आराधना कर रहे हैं और साथ साथ प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित और मार्गदर्शित ये जो कार्यक्रम है मिशन शक्ति का, उसका भी समापन धीरे होने वाला है। तो ये बड़ा अच्छा संयोग है कि एक तरफ हम नारी शक्ति के रूप में दुर्गा की आराधना कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है साक्षात मूर्त रूप में नारी की अस्तित्व जो हमारे समाज का भी बंधन अभिनंदन और सशक्तिकरण का एक अवसर है। बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अक्सर अपने क्लास में बताता रहता हूँ कि भारत में जो भारतीय समाज आज का है की बात कर लें तो आज हम ऐसे युग की तरफ बढ़ रहे हैं जो ज्ञान आधारित युग, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की ओर हम अग्रसर हो चुके हैं, या कहिए कि हम एक ऐसे समाज की ओर कदम बढ़ा चुके हैं जो ज्ञान पे आधारित है। ज्ञान ही पावर है, ज्ञान ही शक्ति है और ज्ञान के द्वारा ही आप विमर्श को, शक्ति को, सत्ता को, संरचना को, संचार को, सबको बदल सकते हैं। तो पावर जो वास्तविक पावर है वो नॉलेज में है। जबकि आज से युगों पहले जब हम मानव सभ्यता का अस्तित्व हुआ था उस समय पावर का स्वरूप झुंड होता था, जिसके पास कौन किस कबीले का सदस्य है, किसके कबीले में कितने सदस्य हैं, वो पावर का संरचना बदल गया। फिर कृषि क्रांति हुआ तो किसके पास जमींदारी व्यवस्था है, किसके पास भूमि किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है। उसके बाद और क्रांति हुई तो नई व्यवस्था है जिसमें पूंजी का अस्तित्व हुआ, किसके पास पूंजी ज्यादा है, किसके पास कम है, इसके आधार पर सामाजिक सोपान बना। अब एक नया युग आ गया जो ज्ञान आधारित युग है। इसका किसी न तो जाति से संबंध है, न तो धर्म से संबंध है और न ही जेंडर से संबंध। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, ये एक ऐसी शक्ति है, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है, इसका जेंडर से कोई संबंध नहीं। अर्थात एक स्त्री भी उतनी ही सक्षम है, उतनी ही कैपेबल है जितना कि एक पुरुष कैपेबल है ज्ञान को प्राप्त करने में, उस ज्ञान के आधार पर बाकी संरचना के अन्य तत्वों को, घटकों को बदलने में। आप महिलाओं या लड़कियों के लिए एक अच्छा अवसर आया, एक नए युग में एक अच्छा अवसर आया है कि आप ज्ञान को अर्जित करिए और उसके आधार पर पारिवारिक जीवन के या सामाजिक जीवन के जहां भी विसंगतियां हैं, असंगतताएं हैं, जो आपके गरिमापूर्ण जीवन के साथ संयोजित नहीं हो सकते, उसको आप बदलने के लिए कदम उठाएं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो मौजूदा भारतीय व्यवस्था है उसमें, जैसा कि आप पेपर खोजते हैं, जैसे मैडम बता रही थी सविता मैडम, कि आप कोई भी दिन का अखबार खोलिए तो उसमें आपको जो अगर कंटेंट एनालिसिस करें किसी भी न्यूज़पेपर का, तो उसमें आपको स्त्री या स्त्री संबंधित हिंसा, विभेद, पीड़न की घटनाएं ज्यादा दिखेंगी। तो अब यहाँ पे प्रश्न खड़ा ये उठता है कि हम आधुनिक दुनिया में ज्ञान का शक्ति तो आ गई है, ज्ञान ही पावर है, जिसके पास ज्ञान होगा उसी की पूजा होगी, लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करने में जो असमानता विद्यमान है भारतीय समाज में, यह एक चुनौती बनी हुई है। क्योंकि एक स्त्री को जो अवसर मिलना चाहिए वो उस अनुकूल, उस स्तर पे नहीं मिलता है जो एक पुरुष या एक बच्चे को मिलता है, जिसकी वो हमारी मैम ने अभी इशारा किया और सर ने भी इशारा किया। तो अब इसमें बदलाव करने के लिए सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, वैधानिक स्तर पर, कानूनी स्तर पर और सरकार के स्तर पर विभिन्न स्तरों पर सुनियोजित रूप से, व्यवस्थित रूप से कदम उठाने की जरूरत है। क्यों? जब तक ये सारे बदलाव नहीं होंगे, महिलाओं को उचित अवसर ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं मिलेगा। जब ज्ञान प्राप्त करने में जो संसाधन है वो संसाधन का वितरण असमान होगा तो ज्ञान का वितरण भी असमान होगा, फिर सोपान खड़ा होगा, फिर विभेद होगा, फिर स्त्री को स्त्री के आधार पर विभेद किया जाएगा
वो विभेद का स्वरूप अनेक हो सकते हैं। वो भाषा शास्त्र से लगाए, सामाजिक संरचना से लगाए, सांस्कृतिक से लगाए, राजनीतिक से लगाए, अर्थव्यवस्था से लगाए, अनेक क्षेत्रों में विभेद होगा। इसलिए अब जरूरी है, अब वक्त आ गया है कि बच्चों सभी को परिवार से ये शुरू हो, इसकी शुरुआत परिवार से हो कि स्त्री को पुरुष के समान देखा जाए, पुरुष के समान उसको तुल्य माना जाए और उसको सभी संसाधनों में समान अवसर दिया जाए, किसी तरह का विभेद न किया जाए। और तभी एक संयोजित और सुव्यवस्थित और सशक्त, गरिमामयी या कहिए लोकतांत्रिक या न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सकती है। और तभी ये नारी शक्ति या स्त्री शक्ति या माँ दुर्गा की हम सच्चे उपासक कहला सकते हैं, या इसकी हम अवधारणा पर सच्चे अर्थों में खरे उतर सकते हैं। तो बच्चों, थोड़े शब्दों में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी बातें आपसे होती रहेगी। इसी के साथ आप जितने भी लोगों ने पुरस्कार जीते, स्थान पाए, उनको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, और जल्द ही हम आपके सामने कक्षा में उपस्थित होंगे फिर आगे का। धन्यवाद मैम। धन्यवाद सर। बहुत ही सूक्ष्म रूप से आपने सारगर्भित बातें हमारे बच्चों को बताई कि किस तरह से वैधानिक और वैचारिक दोनों स्तरों पर प्रयास करने की आवश्यकता है। अब हमारे साथ गिरिजेश सर जुड़े हुए हैं। गिरिजेश सर, आप भी अपनी माइक अनम्यूट कर लें और बच्चों को 2 शब्द कहें सर। गिरिजेश सर, लग रहा है कि किसी कारण से नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया है। राहुल सर हैं हमारे साथ अभी। राहुल सर, आवाज जा रही है आप तक? राहुल सर भी लग रहा है आवाज दिखाई नहीं दे रहा, नहीं सुन पा रहे हैं। अब मैं अंत में अपने प्राचार्य सर से आग्रह करूंगी कि प्राचार्य सर बच्चों को आशीर्वाद दे अपना, और जिससे कि उसके पश्चात हम आज के कार्यक्रम का समापन कर सके। कार्यक्रम की संचालिका विदुषी बहन डॉक्टर रश्मि जी, हमारे विद्वान साथीगण डॉक्टर ब्रजेश जी, डॉक्टर शिवमंगल जी, और शक्ति, नारी शक्ति के रूप में उपस्थित देवी स्वरूपा हमारी छात्राएं, हमारे छात्र और अभिभावकगण। बहुत कुछ नहीं कहना है। राज्य सरकार ने यह जो मिशन शक्ति का कार्यक्रम आयोजित किया, इसका मूल उद्देश्य इस माँ दुर्गा के नवरात्रि में जिस तरह हम शक्ति की उपासना करते हैं, महिला को शक्ति का केंद्र मानते हैं, यह भाव सिर्फ भक्ति के रूप में न हो, बल्कि उनके आम दिनचर्या में समाहित हो। इसी भावना के तहत महिलाओं का सम्मान बढ़े, उनका स्वावलंबन बढ़े, उनके समाज में सम्मान की स्थिति बनी रहे, समाज में उनकी शक्ति का संवर्धन हो। इसी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने यह कार्यक्रम किया, और इसके तहत इस महाविद्यालय में डॉक्टर रश्मि सिंह जी के नेतृत्व में, डॉक्टर शिवमंगल सिंह जी के सहयोग से यह संपन्न हुआ। मैं सभी छात्र छात्राओं को उनके भावी सकुशल जीवन के लिए आशीर्वाद देता हूं और कामना करता हूं कि समाज में वो सम्मान प्राप्त करें। समाज के पुरुष वर्ग इन महिलाओं को नारी शक्ति के स्वरूप में स्वीकार करे और इनके प्रति श्रद्धा, स्नेह और सम्मान की भावना रखे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विश्राम देता हूं और डॉक्टर रश्मि सिंह जी तथा शिवमंगल जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें साधुवाद देता हूं कि उन्होंने नारी शक्ति मिशन के इस कार्यक्रम को बहुत ही सफल तरीके से क्रियान्वयन किया है और इसका संयोजन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है बच्चों।
लेकिन हमारी छात्राओं के लिए सूचना है कि हमें अभी कल के दिन इस कार्यक्रम का समापन करना है। और कल के दिन के कार्यक्रम के लिए मैंने आपको विषय भी बता दिया था छात्राओं को। एक बार पुनः मैं उस विषय को ग्रुप में भेज दूंगी आपके। तो जो भी छात्राएं उस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देना चाहेंगी वो निश्चित रूप से मुझसे संपर्क कर लेंगी। हम कल आपसे भी 12 बजे ही मिलेंगे क्योंकि कल दशहरे का त्योहार है, शाम के समय सभी की व्यस्तता होगी। तो कल का कार्यक्रम भी 12 बजे से ही आयोजित होगा। हमारे साथ डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता मैम होंगी कल की हमारी मुख्य वक्ता, और कल के कार्यक्रम के साथ समापन होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर बार रह गई समय कम होने के कारण से, तो मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे हमारे छात्राएं हमारे जरूर सीखें। कल का दिन हमारा कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, लेकिन यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे एक दिन का समय और देंगे। अपने हिसाब से बता दें कि आप किस समय आपको लिए उचित समय होता है, दोपहर का समय या शाम का समय, ताकि हम जो साइबर सुरक्षा के साथ सोशल मीडिया का प्रयोग है उस पे बातें जरूर की जाएं। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे सशक्तिकरण में जो चीजें बाधाएं बन रही वो ये है कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत धड़ल्ले से करते हैं, बहुत आराम से। स्मार्टफोन मिला नहीं, फेसबुक डाउनलोड हुआ, व्हाट्सएप डाउनलोड हुआ, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसको किस तरह से सुरक्षा के साथ इस्तेमाल करना है, इनको सीखना अत्यंत आवश्यक है हमारी छात्राओं के लिए। तो हमारा जो मिशन शक्ति का ग्रुप बना है छात्राओं का, उसमें आप इस विषय पर अपनी सहमति बताएं मुझे, और यदि संभव हो तो सोमवार एक दिन और समय लूंगी आप लोग का, जिस पर इस विषय पर चर्चा की जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी छात्रों का धन्यवाद जो छात्र इस कार्यक्रम में जुड़े रहे। हमारे सभी सहयोगी साथियों का धन्यवाद जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में जुड़ के हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और सबसे अंत में हमारे प्राचार्य सर का धन्यवाद, जिनका नेतृत्व हमेशा मुझे हम लोग का मनोबल बढ़ाता है कि हम आगे ऐसे कार्यक्रम को आगे ले जाएं।